वेलकम बैक। और अब एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। अब हम रोज़ाना कोशिश करेंगे कि अखबार में से कोई खबर ढूंढें जो अच्छी हो और आपके फ़ायदे के लिए हो। अच्छी खबर ये है जी, ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं सेंटर जो बनाए गए हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम रहती थी कि दफ्तर का टाइम होता था, वापस कैसे जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। अब रात 12 बजे तक खुला रहेगा। शहरी लर्नर परमिट और डुप्लीकेट रीन्यूअल के हसूल के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। CTO साहब की जानिब से कहा गया है सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक ये मराकज़ खुले रहेंगे। सो इस टाइम के दौरान आप कभी भी जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। कवानीन की पाबंदी कीजिए, ये आपके लिए भी बेहतर है और फिर जो हम इतने हादसात देखते हैं वो भी जो हैं वो कम हो जाएंगे अगर आप कवानीन की पाबंदी करेंगे। अब आ जाते हैं जी आज की दूसरी खबर की तरफ। हेलमेट ना पहनने वाले अहलकार की मोटरसाइकिल। हेलमेट किस लिए पहना जाता है? आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बहुत सारे लोग हेलमेट बाइक के साथ रख लेते हैं, पहनना गवारा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अगर उनके अपने एहलकार भी नहीं पहनेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी रिजवान साहब, बड़ी अच्छी बात है अगर सिर्फ ये कहने तक ना हो। और इसके साथ साथ देखें, ये सारी चीज़ें आपकी अपनी सेफ्टी के लिए हैं कि अगर एक सिक्योरिटी एहलकार है जो कि बाइक चला रहा है, उसकी भी जान की उतनी ही कीमत है जितनी कि एक आम शहरी जो है उसको भी उसी तरह अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, जिस तरह आपने बात की कि हेलमेट साथ रख लेते हैं कि अगर कहीं पे वार्डन नज़र आ गया तो पहन लिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, चालान से बचने के लिए। सिर्फ आप चालान से बचने के लिए कि 200 रुपए का चालान हो जाए अपनी जिंदगी। हालांकि हमने देखे हेड इंजरी के इतने बड़े वाक़यात। लोगों को एहसास नहीं होता कि अगर उन्हें हेलमेट पहना हो तो उनकी जान बच सकती है, वरना हेड इंजरी की सूरत में खुदा न खास्ता कीमती जान का ज़िया हो सकता है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि CTO लाहौर को जो तजावज़ात हैं रोड्स के ऊपर, उनके दफ्तर के बिल्कुल करीब, वहाँ पे मेन शाहरा जो है, वहाँ पे हमारी जो वकला बरादरी, उन्होंने पूरी शाहरा के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ईवान अदल के बाहर एक छोटा सा ट्रैक है गुजरने के लिए, सिर्फ और एक लेन, वो भी बड़ी मुश्किल से। इसके खिलाफ भी ऑपरेशन करें। उसके साथ साथ जहाँ पे भी ऐसे इलीगल पार्किंग स्टैंड्स हैं जो कि चौराहे के बीच या सड़क के ऐन वस्त में बना दिए गए। रिजवान साहब, ये सिटी ट्रैफिक पुलिस अकेले नहीं काम कर सकती। यकीन माने इस पे इंतजामिया को भी अपना साथ देना है, MCL को भी साथ देना है, इसमें पूरे शहर के जितने करता धरता हैं, क्योंकि तजावुजात, रॉन्ग पार्किंग ये एक बड़ा इशू है और ये हमेशा से ही है, कभी खत्म नहीं होने वाला। 2000 रुपये जुर्माने का जो लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था, कितना उस पर अमल दरामद हुआ आज तक? बिल्कुल भी क्या सबसे पहली बात है कि लाहौर हाईकोर्ट सद एहतराम के साथ ये उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आपने अहकामात तो जारी किए, लेकिन क्या अवान अदल में जो लाहौर बार की इंतज़ामिया बैठी है, कैबिनेट बैठी है, क्या उसको कोई खौफ खुदा होगा कि वो अवान अदल के आगे बंद नहीं करते, वो MU कॉलेज तक ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं और फिर वो की एरिया खुदा ना खास्ता ये ढकी छुपी बातें नहीं। कमिश्नर साहब का दफ्तर वहाँ, DC साहब का दफ्तर वहाँ, CTO साहब का दफ्तर वहाँ, लेकिन ऑफिस उधर है। लेकिन मसला ये मसला सारा सीधा सा है कि पार्किंग स्टैंड्स जो हैं वो कमाई का जरिया हैं और पार्किंग फीस की मद में जो लाखों रुपए वहाँ से चुके निकलते हैं, तो इसलिए सभी खामोश रहते हैं, कोई उस पर नोटिस नहीं लेता। इंतज़ामिया बेबस है, हाथ खड़े कर चुकी है। उसका सलूशन सिर्फ ये है कि पार्किंग प्लाजे अगर आप बनाएं और पार्किंग प्लाजों की जो इनकम हो वो लाहौर बार को दे दें, ताकि सड़क तो खुल जाए। सड़क यानी एक दफ़ा बंद होती है और ये सुबह 8:30 से शुरू हो जाता है काम और फिर 3 बजे तक वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगती हैं। लेकिन मैं वापस ख़बर की तरफ आना चाहूँगा जो कि हेलमेट ना पहनने पर जो पुलिस एहलकारों के भी चलान होंगे, अगर इस पर अमल दरामद कर लें तो फिर तो जो लाहौर शहर की नफरी है तकरीबन 10-12 हज़ार, ना तो कोई पुलिस एहलकार बॉदर करता है नंबर प्लेट लगाना और ना ही हेलमेट पहनना। सबसे ये आप जब भी सड़क पे जा रहे हो तो पुलिस वाले की जो आप बाइक देखेंगे उस पर ना नंबर प्लेट होगी, ना वो उसने हेलमेट पहना होगा। इवन ये जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं ये भी पाबंदी नहीं करते। अच्छी बात है अगर पाबंदी करे, कानून सबके लिए एक हो, और अगर आम शहरी की जान कीमती है तो पुलिस एहलकार की जान भी ज़ाहिर है कीमती है, और इस पर अमल दरामद करके आप पुलिस की जो नफरी है उसको भी कम होने से बचा सकते हैं। उनको
भी ज़ख्मी होने से बचा सकते हैं। तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन असल इशू है। आपकी जो एग्जीक्यूशन है, लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं वो लॉ एग्जीक्यूशन ना करने की वजह से हम देखते हैं कि लॉलेसनेस है। अभी आपने जो मसाइल की बात कर रहे थे वो क्यों है कि कानून मौजूद है, आप सड़क बंद नहीं कर सकते, लेकिन सड़कें बंद होती हैं, हर रोज़ होती हैं। जिसका जी चाहता है जो सड़क जो चाहे वो बंद कर सकता है, उसको कोई और ये बुनियादी हक के नाम पे सड़कें बंद होती हैं। जी, हमारा एहतजाज जो है वो हमारा बुनियादी हक है। और क्या उनका बुनियादी हक नहीं है जो वहाँ से गुजर रहे हैं, जो घंटों आपकी बकवास सुनने के लिए वहाँ पर खड़े आपका इंतज़ार कर रहे थे कब आप हटें और या हटाया जाए आपको तो सड़कों से वहाँ से गुजर सकें। तो उनका भी ख्याल कर, उनका भी बुनियादी हक है। कोई पेशेंट जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई किसी इमरजेंसी में है, कोई ख्याल नहीं होता। जिसका जी चाहता है जहाँ पर मर्जी वो सड़क ब्लॉक करता है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से भी एक पंजाब असम्बली वैसे तो बड़े आजकल कवानीन जो है मंजूर कर रही है, एहतजाज के हवाले से भी एक कानून जरूर पास कर दे। खैर ये तो डॉक्टर्स के एहतजाज की पिक्चर्स भी है, मॉल रोड पे भी आए रोज एहतजाज हो रहा होता है और ये भी हमेशा से होता रहा है। इस पर भी कभी कुछ नहीं हुआ और ना ही मेरे ख्याल से हो सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें मेरे ख्याल से तब्दीली लेकर आना बहुत मुश्किल है। खैर हमने बात करनी है ब्रेक के बाद। डीजी हेल्थ की कुर्सी भी काफ़ी देर से खाली है, यंग डॉक्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं। सो मरीजों का पुरसाने हाल कौन है? ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। खुश आमदीद। और अब हम आपको बताएंगे कि माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम को मुस्तकिल सरबराना मिल सका और डीजी हेल्थ की कुर्सी भी 10 रोज से खाली है। और अखबार में एक तस्वीर छपी है कि यंग डॉक्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं। सो यंग डॉक्टर्स अपने मुतालबात के लिए लड़ रहे हैं। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम है उसका जो कोई सरबरा नहीं है और फिर 10 रोज से डीजी हेल्थ की कुर्सी भी खाली है, यानी सेहत मामलात का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। राव साहब क्या कहेंगे? देखिए, सेहत के मामलात वो देखें या जो ज़मान पार्क को देखें, वो किसको देखें? मसला तो ये हुआ है कि जो 8 क्लब है वहाँ से जब कोई फ़ैसला निकलता है तो उसके बाद वो ज़मान पार्क से रिजेक्ट हो जाता है और ज़मान पार्क से अगर कोई निकलता है तो इधर से रिजेक्ट होता है। तो एक खिंचा तानी जो 2 कश्तियों में सवार हैं वज़ीर आला पंजाब, तो इस वजह से ये सारी पावर शेयरिंग इनफैक्ट जो अगर एनालिसिस करें तो ये तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बुजदार सरकार से भी वर्स्ट है। कम से कम किसी एक फैसले पे खड़े तो हो जाते थे। कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी तो उस पर कम से कम खड़े तो रहते थे और वो कोई 6 महीने साल चलता था। भला ही चेंज, आईजीज़ चेंज किए इन्होंने, CS चेंज किए, लेकिन कमिश्नर्स चेंज किए, DCs चेंज किए, असिस्टेंट कमिश्नर्स चेंज किए, लेकिन कम से कम कोई 6-7 माह तो चलते थे कि कम से कम कोई। असल में उसके पीछे एक रीज़न थी। वो रीज़न ये थी कि पहले तमाम फैसले जो है ना बुजदार साहब करते ही वो थे जो ऊपर से आते थे। ऐसे ही है बिल्कुल। इस वजह से उनमें एक कंसेंसस होता था, वो कुछ 6-8 माह निकाल जाते थे। अब ये होता है कि चौधरी परवेज लाई कहीं कहीं अपनी मर्जी की कोशिश करते हैं। मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं वो किसी की सिफारिश पे किसी बंदे को लगाते हैं और अगले ही दिन जो है किसी को नाराज नहीं करते, ऊपर से रोल बैक हो जाता है फैसला और उसके बाद वो उन्हें नोटिफिकेशन मुअत्तल करना पड़ता है और पहले ही अफसर को वहाँ पे बहाल करना पड़ता है। देखिए ना, प्रायोरिटी तो होनी चाहिए थी कि हेल्थ का DG की जो वहाँ पे तैनात करें। प्रायोरिटी क्या हो रही है कि चेयरमैन लाहौर वेस्टमेंट कंपनी को पहले हटाएं, खुद चीफ मिनिस्टर अप्रूव करें, हटाएं और 4 घंटे बाद CEO एजुकेशन अथॉरिटी को हटाएं और फिर वापस लगाएं। मंतक क्या ये समझ से बाहर है बिल्कुल। लेकिन ये इतनी अहम पोस्ट है, हम यहाँ पर हालात देख रहे हैं कि जी माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के इतना ये सेंसिटिव प्रोग्राम है, इसको आप किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूर दराज गाँव में मुझे माजी में याद आता है कि बड़ा एफिशिएंटली ये चल रहा था और अब इतने सारे मसाइल हैं इसके अंदर, अगर कोई सरबराही नहीं है तो किस तरह से कोई लेके चलेगा। हम यहाँ पे बात सुन रहे थे कि मदर चाइल्ड केयर के हवाले से काम बहुत किया जा रहा है गंगाराम हॉस्पिटल में, लेकिन जब सरबराही नहीं होगा, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के पिछले दौर से हम सुन रहे हैं, जब यहाँ पे हुकूमत उनकी थी इससे कबल, तब यहाँ पर ये तमाम चीज़ें थी और अब सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। रिजवान साहब, कितना ज़रूरी है ये दोनों चीज़ें? डीजी हेल्थ की कुर्सी की अहमियत इनकार तो नहीं किया जा सकता। आप देखें कि डीजी हेल्थ के नीचे एक पूरे प्रोविंस की हायरार्की है, उन्होंने सारे चीज़ों को देखना है। आपके रूरल जो मराकज़ सेहत हैं उनके हालात आपके सामने हैं, जो आपके THQ यहाँ अस्पतालों में जाके देख, यहाँ के आप टीचिंग हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं,
खाली ये असामियाँ खाली नहीं है, वो असामियाँ जिन पे अपॉइंटमेंट्स तो हैं। जिक्र कर रही हूँ कि वहाँ पर क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज नाम की चीज ही नहीं है तो लोग भागते हैं यहाँ इन अस्पतालों में। और यहाँ पे आप आके देख लें, वजीराबाद के पेशेंट्स को लाहौर में लाना पड़ा, आप देख लें लाहौर में आते हैं और यहाँ पे आके आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी टीचिंग हॉस्पिटल में चले जाएं, बड़े हॉस्पिटल में, छोटे हॉस्पिटल्स को आप छोड़ दें, वहाँ पे आपको प्रोफेसर साहिबान नहीं मिलेंगे, आपको सीनियर डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पे प्रैक्टिशनर बैठ के लोगों की सेहत के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन प्रोफेसर साहिबान वहाँ बैठ के पीआर बनाएंगे, अपने क्लाइंट्स बनाएंगे, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके साथ पीआर बनाएंगे ताकि उनको विजिट्स कराए जाएँ बैरून मुल्क के, और उनको मशीनरी स्पॉन्सर की जाए, और उनके जो अपने प्राइवेट क्लिनिक हैं वहाँ पे उनको सारी फैसिलिटेशन मिले। लेकिन जिस काम के वो यहाँ बैठ के ग्रेड के मुताबिक तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको इज्जत दी हुई है गवर्नमेंट ने, वो काम नहीं वो करेंगे। और अंदर मौजूद होते हुए भी जो है वो स्टाफ को ये उनकी तरफ से मैक्सिमम हॉस्पिटल्स के अंदर ये हालात हैं, इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आप बाहर जो है वो आपने किसी को आने नहीं देना, अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटोकॉल, ऐसे लोग जो उनकी अपॉइंटमेंट पे, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे असरअंदाज हो सकते हैं, सिर्फ उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा होगा। आम पेशेंट जो है उसकी हसासियत को नहीं देखा जाता कि उसकी तबीयत कितनी ख़राब है, और सीनियर डॉक्टर जो हैं वो इंतहाई उनका रवैया जो है वो नारवा है। और आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लें, एक एक बेड के ऊपर 4-4 पेशेंट्स, लोगों ने ड्रिपें हाथ में पकड़ी हैं और बैठ के व्हील चेयर के ऊपर ड्रिप लगवाई हुई। तो ऐसे हालात हैं। इससे आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब जब वो अपोजिशन में थे, इससे पहले जब वो 2018 में वफाक में नहीं आए थे, उससे पहले उनकी हर स्पीच के अंदर, हर उनके खिताब के अंदर हेल्थ और एजुकेशन। जब वो आ गए, उन्होंने एक जो उनका प्रोजेक्ट था सेहत कार्ड का, उसको बार बार उस पर डिबेट तो की, उसको अपने खिताबात का हिस्सा तो बनाया, लेकिन उसके समरात कहीं पे भी आपको अस्पतालों में मिलते हुए नजर नहीं आते। इक्का दुक्का हॉस्पिटल्स में उसको एंटरटेन किया जा रहा था। सरकारी सतह पर आप कह सकते हैं कि उसका शायद कोई फायदा हो रहा है, लाइक पीएचसी सरकारी सतह में आप देखें ना, सहूलियात पहले ही नहीं है ना, वहाँ पे बर्डन जब ज्यादा हो जाता है तो हॉस्पिटल्स ऐसे चकरा देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हेल्थ कार्ड के इशू पे ऐसे चक्कर देते हैं कि आप कहते हैं दफा करें, प्राइवेट ही करवा लें, और फिर जिस हालत में मरीज होता है वहाँ पर ये तमाम झंझट। और फिर ये वही यंग डॉक्टर्स हैं जिनकी आपने तस्वीर दिखाई है, जिनके साथ चेयरिंग क्रॉस पे उस वक्त के अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन साहिबा, डॉक्टर, और ये पूरे जो 17 या 20 जो लोग 25-26 लोग थे, ये अपोजिशन में ये आके साथ बैठा करते थे कि हम आपकी मुतालबात मानेंगे, हम आपके इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। आज वही यंग डॉक्टर्स हैं आपके सामने एहतजाज। और मुझे याद है 2018 में सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेस्क्रिप्शन के नीचे जो है वोट फॉर पीटीआई लिख के लोगों को देते रहे। अच्छा। ये चीज़ें, ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे आई, और अब डॉक्टर्स जो हैं अपने इस फैसले को अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा गलत फैसला था। हाँ। डॉक्टर्स के जो मुतालिबात हैं यंग डॉक्टर्स के, कि जी हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, हमारी सैलरीज जो है उनको बढ़ाया जाए, तो किसी हद तक उनके मुतालिबात जायज़ भी हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके जब आप डायलॉग करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ पीछे हटेंगे, कुछ गवर्नमेंट पीछे हटेगी, तो मामला ये कम से कम इस सारी सूरत में सफर कौन कर रहा है? पेशेंट। और मकसद भी बात, आउटडोर बंद होगा, इमरजेंसी बंद होगी, तो किसको नुकसान होगा? पेशेंट्स को। क्या जो रूलिंग एलीट है आपकी, क्या वो सरकारी हॉस्पिटल में जाती है? बिल्कुल सवाल ही पैदा कोई भी नहीं जाता। यहाँ पे तो बेहतरीन, उनके तो अपने हॉस्पिटल्स हैं सारे। आप देख लें कि जो भी पेशेंट होगा वो अपने अपने हॉस्पिटल्स में, उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ। लेकिन जी हमें तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ये करनी है कि जी यहाँ पर आने के लिए सहूलत पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ऑल्दो इस पर किसी ने ध्यान नहीं देना। सरकारी अस्पतालों के हालात हर रोज़ बताते हैं। ये प्रोग्राम जिसका हमने जिक्र किया, माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम, इसके हालात भी आपके सामने हैं। यंग डॉक्टर्स अगर इसी तरह से इलाज करते रहे तो मरीजों का पुरसाने हाल कौन होगा? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और ख़बर हमारे पास है 1 अप्रैल 2023 से प्राइवेट स्कूलों में भी सरकारी निसाब मिलेगा। 6ठी से 8वीं जमात तक सिलेबस में भी तब्दीली। 2 मिनट है, मुझे एक कमेंट आपका चाहिए, फिर मैं राव साहब की तरफ जाऊँगी। अब देखें सरकारी सिलेबस, ये कहने सुनने है, ये पॉसिबल नहीं है, कहने सुनने की हद तक ये ठीक है कि जी सरकारी सिलेबस, क्या सिलेबस है आपका?
सांचे में डली हुई चीज़ें, लकीर की फकीरी आप और अब बांट रहे हैं। यकीन माने अब तो सरकारी सिलेबस जो है, जो बुक्स है उनमें गलतियां इतनी, उर्दू अंग्रेजी दोनों में गलतियां। उसके साथ इसको मशरूत कर दिया कि अगर किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक किसी स्कूल ने पढ़ानी है तो परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ। परमिशन का मतलब है आप जो आपके अपने लोग होंगे जिनके सिग्नेचर, कमीशन लिख देते तो ज्यादा बेहतर। उनको आपने नवाजने के लिए एक चीज़ रख दी कि आप उनसे रब्ता करें और उनको पैसे दें और उसके बाद परमिशन लेके आ जाएं। बसूरत दीगर आपको 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। एक निसाब की हमने बड़ी गुफ्तगू, अभी इससे पहले भी जो स्टोरी थी वो भी यही थी कि हेल्थ एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते थे कि निसाब एक होगा और प्राइवेट स्कूल भी ये पढ़ा रहा होगा, बहुत बड़े बड़े दावे और बड़े दावे, और उसके बाद दावों के बाद अब ये तो वही मिसाल हुई कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात। अब कब इम्प्लीमेंट करना है? अब फिर यकम अप्रैल को, क्या यकम अप्रैल को आपकी गवर्नमेंट होगी? क्या अप्रैल फूल, क्या ये तो लग रहा है कि अप्रैल फूल, ये अप्रैल फूल लग रहा है इसी तरह ही। अब क्या गारंटी है इसकी? अब बात ये है कि अगर आप संजीदा हो तो ये 6 महीने का टोटल 6 महीने में आप हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स, पटवार रिफॉर्म्स, ये 6 महीने में आपको कर जाने। ये बिल्कुल आप नए पाकिस्तान में चले गए जी। ये तो 100 दिन की बात थी कि अब तो वो भी पुराना 100 दिन में कर वो पुराना लग रहा है। तो ये सारी चीजें, इन पे पैसा खर्च नहीं होना, आपने स्ट्रेटजी बनानी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन, उसको ये पैसा खर्च होना तो बात की बात है, नीयतें ठीक हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। राव साहब वक्त बहुत कम है, माजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आते हैं शो में। अगर आपकी कल बर्थडे है तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया है। अब से कुछ ही देर में आपको सिटी 42 के फेसबुक पेज पे भी ये नंबर मिल जाएगा। आप हमें अपनी पिक्चर्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल इसी तरह से हम आपकी बर्थडे की पिक्चर्स भी ऑन एयर करेंगे और आपको स्पेशल बर्थडे विश भी करेंगे। अब आ जाएं जी, शहर के कुछ मामलात हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा मामला है शहर की सफाई। हमेशा से कहा जाता था बागों के शहर में हम हमेशा सफाई के ज़बरदस्त इंतज़ाम देखते थे, लेकिन ये कुछ अर्सा हुआ कहीं ना कहीं सफाई के इंतज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे हैं, क्योंकि सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम हमने देखा। तो उसी तरह से कुछ हालात असरअंदाज यहाँ पर भी होना शुरू हो गए। वो ना सिर्फ सफाई बल्कि शहर के तमाम इंतज़ामी मामलात कॉम्प्रोमाइज़ हुए। सो शहर के सफाई मामलात क्या हैं, किन किन इलाकों में शहर की सफाई जो है वो चैलेंज खुद LWMC के लिए है, किन बुनियादों पर सफाई की जा रही है, किस तरह से शहरी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर उनके इलाके में कूड़ा उठाने वाली टीमें नहीं पहुंच रही हैं। CEO LWMC अली अनान कमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, 19 अक्टूबर 2022 को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा इन्होंने संभाला है। इससे कबल जी ये बतौर DC अटक और डेप्यूटी कमिश्नर नारोवाल अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। अपने मेहमान को वेलकम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हुए आपको चार्ज संभाले, कैसे मामला देखे आपने LWMC के? मैडम एक बहुत बड़ा टास्क है, आपने सही फरमाया, क्योंकि लाहौर की माशाल्लाह 1.5 करोड़ से ऊपर आबादी है, एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको साफ़ करना यकीनन एक चैलेंज है। बड़ा शहर है, बड़े मसाइल है। डेली है, मेरे पास 10 से 12 हज़ार का एक फ्लीट है जो कि स्वीपर्स और जो वर्कर्स हैं जो कि काम करते हैं। सुबह हर रोज़ 2-3 शिफ्टों में हम काम करते हैं, तो इट्स ह्यूज टास्क। और इसमें मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमारा रोल है बल्कि पब्लिक का भी है। और जब तक हम 2 वे ट्रैफिक है ना, लोगों को भी कोऑपरेट जी करना जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे तो वो जो LWMC अकेले की एफर्ट है ना, वो रंग नहीं ला सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो हमें आपके चैनल पे आया जो इसेंशियल जो मैसेज आना चाहता हूँ कि ठीक है, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, हम वेस्ट उठाते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शहरियों को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि उन्होंने कितना फेंकना है, कहाँ फेंकना है, कब फेंकना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत। हम तो शहरियों को जी मैसेज ये देंगे, वो चाहे ट्रैफिक के हवाले से होता है, वो चाहे फिर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के सब लोग, हम जो कूड़ा जहाँ मर्जी फेंक देते हैं, ये लोग उठाने के लिए आते हैं। तो बिलाशुबा ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे इलाकों को साफ सुथरा रखने के लिए हमारे घरों का ये कचरा उठा रहे हैं। आपका जब तक ताउन नहीं होगा, अगर आप बाहर कूड़ा फेंकने जा रहे हैं, आपको एक ड्रम पड़ा नजर भी आ रहा है, LWMC का कंटेनर पड़ा नजर भी आ रहा है, आप उसमें नहीं फेंक रहे, साइड पे फेंक रहे हैं, तो माजरत के साथ ये आपकी गलती है। थोड़ा सा आपको भी मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत देना होगा, फिर आप देखें कि LWMC अपना काम कर रही है या नहीं। तो हम कुछ काम की हिकमत अमली जान लेते हैं। सर, किस तरह से काम किया जा रहा है? आपको कौन कौन से शहर के एरिया चैलेंजिंग लगते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है? अभी तो हमने लाहौर को ना 9 जोन्स में डिवाइड किया हुआ, मुख्तलिफ टाउन्स आपके लिए 9 टाउन्स हैं लाहौर की। वहाँ पे इस वक्त सिस्टम में चलता है कि एक घर से कूड़ा निकाल के
वो अपने घर के बाहर रख देते हैं, हमारे स्वीपर जाते हैं वहाँ से उठा के कंटेनर तक लेके आते हैं। कंटेनर से जाके हम एक और उसको कहते हैं TCP, टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट, वहाँ तक हमारी जो टीमें वो पहुँचा देती हैं। डंपर हैं, मिनी ट्रक्स हैं वो। उसके बाद वहाँ से एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो अपने बड़े डंपर भर के वो फिर हमारी जो डंपिंग साइट है लखो डेर वहाँ ले जाता है। तो इस तरह ये 2 फेज़ में होता है। फर्स्ट फेज़ में LWMC खुद करती है हाउस से कंटेनर तक, और फिर TCP तक। TCP से आगे जो है फिर वो हमारे ठेकेदार लेके जाते हैं। तो ये जो इसमें जो मेरा जो गुजारिश ये थी कि मेजॉरिटी जो कूड़ा लाहौर में आ रहा है ओपन आ रहा है, वो किसी बैग में नहीं होता, वो किसी शॉपिंग में नहीं होता, वो ओपन और मिक्स्ड होता है। तो दुनिया भर में आप देखें जो मॉडल चलता है वही होता है कि जो भी कूड़ा फेंका जाता है, वेस्ट फेंका जाता है, वो अव्वल तो किसी बैग में होता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ताकि उठाने में आसानी होती है। सर हमारे यहाँ पे इशू ये है ना, जो बैग्स भी हैं वो भी प्रॉब्लम करते हैं। प्लास्टिक बैग हमेशा हमने देखा, उस पर फिर हमारे पास वास्ता वाली शिकायतें आती हैं कि वही बैग जो हैं वो नालों में फेंक दिए जाते हैं, जो कि आगे मानसून में वो भी इशू आता है। ये एक इशू है, लेकिन कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आसानी रहती है कि हमें 2-3 दफ़ा स्वीपिंग नहीं करनी पड़ती, वो बैग उठा लेते हैं। दूसरा मैडम जो कल्चर है दुनिया भर में वो है सेग्रीगेशन का, कि अपने घर से ही वो कागज़ कपड़ा अलग कर लेते हैं, शीशा प्लास्टिक अलग कर लेते हैं और ग्रीन वेस्ट अलग कर लेते हैं। उससे होता ये है कि बाय द टाइम हम जाके वहाँ डंपिंग साइट पे लेके जाते हैं वो सारा मिक्स नहीं होता, और आगे जो कूड़ा है उसकी इस्तेमाल आसान हो जाता है। प्लास्टिक एनर्जी में चला जाता है, रिसाइकिल हो जाता है, पेपर रिसाइकिल होना शुरू हो जाता है, जो ग्रीन है उसका कंपोस्ट बनना शुरू होता है, खाद बनना शुरू हो जाती है। तो आपका कूड़ा एसेंशली गायब होना शुरू होता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लाहौर में अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जितना भी कूड़ा आ रहा है मिक्स आ रहा है, उसी में मिट्टी भी है, उसी में शीशा भी है, उसमें प्लास्टिक भी, सारा कुछ है। और बाय द टाइम वो हमारे डिस्पोजल पर जाता है तो वो एक किस्म का मिक्सचर बन जाता है जो किसी काम का नहीं रहता। ना उसे एनर्जी बना सकते हैं, ना उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, ना उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। नतीजतन आपने देखा होगा, सुना भी होगा महमूद बूटी का नाम, वो हम फिल कर चुके हैं। अब हम लखो डेर को फिल कर रहे हैं और अंदेशा ये है कि आइंदा 2 से 4 साल के बाद वो भी फिल हो जाएगा। अच्छा, एक हमें वहाँ से कल परसों ये भी खबर मिली कि वहाँ पे कूड़े को जो आग लगा दी जाती है ना, उससे स्मॉग के इशू भी हो रहे हैं। सो इसका क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए किस तरह से ये चीज़ें देखें ना, फ़िज़ा आलूदा होगी तो ऑब्वियसली लोगों को ही नुकसान होगा। बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, कूड़े को आग लगाना फ़ज़ाई आलूदगी भी है, स्मॉग में भी इफेक्ट आता है और कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं इसके ऊपर। तो हमने सख्ती से इसको मना किया और बल्कि उल्टा हम तो इस पर जुर्माने कर रहे हैं, पर्चे भी दे रहे हैं। तो हमारी तो पॉलिसी बड़ी क्लियर है, लेकिन क्योंकि हम मीडिया में बैठे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ज़ाहिर है मेरी कंपनी के लोग तो नहीं लगाते, लेकिन अगर पब्लिक में प्राइवेट में कोई लोग अपने गार्डन में भी लगा देते हैं, बाद से घरों के बाहर भी लगा देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो ना करें ऐसा। अदरवाइज फिर जुर्माने होंगे, फाइन होंगे या FIRs होंगी उनके ऊपर। सही, तो इस पर लोगों को जो है थोड़ा सा ताबुन करना होगा। कितनी शिफ्टों में शहर में सफाई की जा रही है? मैडम हम 3 शिफ्टों में काम करते हैं। एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में, ये सुबह 5-6 बजे वर्कर्स आते हैं, क्योंकि रात को लोग दुकानें बंद करके जाते हैं या घरों से भी कूड़ा बाहर निकाल के रख देते हैं। ये कल्चर है कि रात को दुकानें साफ करते हैं और कूड़ा बाहर छोड़ के चले जाते हैं। तो हमने सुबह फर्स्ट टाइम हमने ये शिफ्ट खाली करनी होती है। अब वो हम मेन लोड हम सुबह उठाते हैं, ये तकरीबन 10 से 11 बजे तक हम उठा लेते हैं। सही, 12 से ऑनवर्ड पे एक बीच में सेकंड शिफ्ट चलती है, जिसको हम इवनिंग शिफ्ट है वो शाम तक चलती है। उसमें सिर्फ ये होता है कंटेनर्स को हम खाली करने में जोर रखते हैं कि जो सेकंड टाइम जो कंटेनर भरा उसको खाली कर लिया जाए। और फिर एक हम नाइट पे दोबारा आते हैं। नाइट पे हमारा मेन फोकस है सड़कों पे, रोडों पे और मेन रोड्स के ऊपर, उनकी धुलाई, सफाई और मैकेनिकल स्वीपिंग करके, ताकि जो एट नाइट भी शहर का लुक जो है ना वो साफ़ सुथरी नजर आए। जी, तो हम 3 शिफ्टों में काम करेंगे। सही, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि कैटेगरीज शहर की बनाई हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से लाहौरियों की एक शिकायत सुनी है कि पोश इलाकों में सफाई हो जाती है, शुमाली लाहौर वाली साइड पे या दूर दराज शाहदरा वाली साइड पे, यहाँ पर उस तरह से सफाई LWMC नहीं करती है। LWMC तो हर जगह मैडम मौजूद तो है, मैंने कहा ना 10 से 12 साल में वर्कर जो ये काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप अपना जो गार्बेज है फेंकते किस तरह। आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो पोश इलाके हैं वो बैग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, कैंट्स हैं, DHA हैं और ये बाकी इलाके जो सोसाइटीज़ अच्छी हैं वो बैग्स में डाल के रख लेते हैं, उठाना आसान है। जो दूसरे इलाके हैं जो कि फारफलंग एरियाज हैं, आउटस्कर्ट्स में हैं, वहाँ पे फिर ओपन और फिर डंपिंग जैसे कंटेनर पड़ा उसके अंदर नहीं फेंकेंगे, नीचे फेंक देंगे, वो निशाना लेके फेंकते हैं शॉप पर, अंदर नहीं जाता, नीचे गिर जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना इवेंचुअली फिर उससे वो स्प्रेड होना शुरू हुई थी वो चीज़। अच्छा, क्यों? मुझे लगता है कि कोई पब्लिक सर्विस मैसेजेस, कोई कैंपेन्स, कोई सेमिनार इस तरह के होने चाहिए कि आप लोगों को इन्वॉल्व करें, उन्हें बताएं कि सफाई कितनी ज़रूरी है। टोटली एग्रीड मैडम, हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, हम अवेयरनेस भी फैलाना चाहते हैं। बल्कि आपके चैनल्स पे आज मैं बल्कि मेन जो मैसेज देना चाहता हूँ ये मैडम कि ये कूड़ा जो है ना लाहौर वालों को, ये इनको मैसेज आना चाहिए कि ये गार्बेज दिस इज़ गोइंग नोवेयर, ये कहीं नहीं जा रहा।
ये मत सोचें कि आपने अपने घर से निकाल के फेंक दिया तो वो कहीं गायब हो गया, वो इसी शहर में घूमता रहेगा। लखोडेर पड़ा है, वहाँ पे उसमें मीथेन गैस आ सकती है, वहाँ पे उसमें जो लिक्विड निकलता है वो सॉइल वाटर ख़राब करता है, आसपास का माहौल तो वैसे ही ख़राब हो जाता है, तो वो कूड़ा इसी शहर को नुकसान पहुँचाता है। तो अनलेस हम लोग अवेयरनेस करना चाहते हैं, हमारे साथ ताउन किया जाए और हम अपने जो नेशनल लेवल की पॉलिसी बनाएं कि गार्बेज की सेग्रीगेशन एट होम, उसके बाद उसकी रिसाइकलिंग, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो ऑलरेडी महमूद बूटी हम भर चुके हैं, लखोडेर भर रहे हैं, आगे एक और भरना शुरू कर देंगे, तो इट इज़ गोइंग नोवेयर। तो इसको यूटिलाइज़ करना और इसको रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पे, अदरवाइज इट्स अ परमानेंट प्रॉब्लम फॉर अस। बिल्कुल आपने सही कहा। कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर इलाकों में किसी के कूड़े उठाने के लिए टीम नहीं पहुंच रही है तो वहां पर कॉल कर सके और शहरी अपने इलाके के हवाले से आपको बता सके जी हमारे इलाके में 2-3 दिन हो गए, या कोई आसपास बाजार से गुजर रहे हैं वहाँ कूड़ा नज़र आ रहा है, कोई पिक्चर्स आपको लोग व्हाट्सएप कर सकें। बिल्कुल मैडम, हमारा एक तो कॉल लाइन है 1139, ठीक है, इस पे तो कोई भी कंप्लेंट है तो आप भेज सकते हैं। उसके बाद हमने 12 जगह। अच्छा वैसे ना नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं ना, इस पे बाद फ़ोन नहीं जल्दी कोई रिसीव करता, और अगर कोई कर लेता फिर अमल नहीं होता फ़ोन पे। मैं जब आया था तो मैंने खुद एक दफ़ा रोबो कॉल टेस्ट की और वाकई इशू आया था। उसके बाद हमने उनके साथ बैठ के कंपनी के साथ अब हमने इसको चलेंगे। अब आप हमसे मत शिकायत करिएगा, ये नंबर क्योंकि हमें पिक्चर्स आती हैं ना, सो आप किसी भी शिकायत की ज़रूरत में 1139 पे आप कॉल करें और आप बताएं अपने इलाके के हालात क्या हैं। सो ज़रूर वहाँ पर LWMC की टीमें जो हैं वो पहुँचेंगी। सही। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे ये बता दीजिएगा, जो हमारे शुमाली लाहौर वाली साइड है, बारिशें हो जाए, वैसे भी अब आगे थोड़ी प्रोडिक्शन भी है, सो उसके लिए कोई प्लानिंग आपने ऑलरेडी कर रखी है कि वहाँ से किस तरह? मैडम जब बारिश होती है तो डीसिल्टिंग है, बेसिकली तो वास्ता का काम है, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम भी साथ सपोर्ट करते हैं कि नाले गली नालियों की सफाई कर ले। और जैसे आपने कहा था कि शॉपिंग बैग वगैरह जो नालों में फेंके जाते हैं उनको हम ज़रूर निकाल लेते हैं ताकि पानी का जो फ्लो है वो चलता रहे, अनइंटरप्टेड चलता रहे। तो बाकी सफाई है वो तो हम हर जगह डेली सुबह शाम, कल बारिश थी, मैं शादरे गया हुआ था, वहाँ पे भी हम कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है कि आया जिन वर्कर्स की ड्यूटी लगाई है वो अपनी ड्यूटी पे पहुँच भी रहे हैं या नहीं? जी मैडम, बिल्कुल। हमने मुख्तलिफ जोन के अंदर सुपरवाइजर्स लगाए हैं, वो टाउन मैनेजर्स लगाए हुए हैं, उनका काम यही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमेशा गुंजाइश तो है, बेहतरी की होती है और हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस वाले जो काम हैं ये कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, इसमें हमेशा गुंजाइश रहती ही रहती है, लेकिन आपका ताउन रहेगा तो यकीन माने ये गैप भी कवर हो जाएगा। अब कूड़े से बिजली पैदा करना मेरे ख्याल से वक्त की अहम ज़रूरत है, आपने आके कुछ इस पे इनिशिएटिव लिया? इस पे जो ऑलरेडी हमें 1-2 कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी से हमारी बातचीत चल रही है, एक जर्मन है, एक थाईलैंड से है, उनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक स्कीम बन जाए, लेकिन वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, उस पर कुछ टाइम लगेगा और होपफुली 1-2 महीने के अंदर कोई रिजल्ट आ जाएगा इसके ऊपर भी। लेकिन इस सब का रिजल्ट तभी आएगा, मैं फिर दोबारा अपने पहले पॉइंट पे आता हूँ कि जब तक हम एज अ कौम और एज अ शहर हम ये अपना नहीं समझते इम्पोर्टेंस कि हमारा कूड़ा जो डिस्पोजल है वो सेग्रीगेटेड और इन बैग्स होगा, तो तब तक ये कंपनीज भी नहीं आएंगी, क्योंकि इनको भी प्लास्टिक चाहिए, इनको भी रॉ मटेरियल चाहिए इसमें से, जिसको उन्हें जलाना है, उसे एनर्जी बनानी है। तो जब वही गंद मच जाता है, वो मिक्स हो जाता है, तो वो उसमें मिट्टी आ जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, तो वो सूटेबल नहीं रहता हमारे लिए। तो ये कंपनीज अगर आती भी हैं तो इनका मॉडल ये होगा कि ये फिर घरों से खुद उठाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनको साफ किस्म का वेस्ट चाहिए जो कम से कम बर्नेबल तो हो या रिसाइकलेबल हो। तो मैसेज वही है मैडम कि हमें ना अब अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अब इट्स दैट टाइम नाउ, वी जस्ट कांट थ्रो एनीथिंग आउट ऑफ द विंडो। हाँ जी, ये मैसेज भी है और ये रिक्वेस्ट भी है जी, बड़ी मेहरबानी होगी कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे ख्याल रखें। सफाई निस्फ ईमान है, अपना घर साफ करके बिल्कुल बाहर कूड़ा फेंक देना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। LWMC के अपने अंदर के कोई मसाइल जो आपके कि जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको भी काम करने में हो रही है, वर्कर्स की कमी, मशीनरी की कमी, क्या मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं? मैडम मशीनरी कमी थी, हमारे पास पुराना फ्लीट था टर्किश कंपनीज का, वो उसमें हमने एडिशन की है, हमने तकरीबन 500-600 गाड़ी इसमें ऐड की और भी मज़ीद अब ऐड हो रही है ओवर टाइम। स्टाफ की अवेलेबिलिटी एक इशू रहता है, हाज़िरी आपने खुद ही बताया था कि वो होता है, बाज़ का आते हैं बाज़ का नहीं आते, उस पर हम काम कर रहे हैं कि अटेंडेंस बेहतर की जाए ताकि स्टाफ हाज़िर हो, अपना काम पूरा करे। और तीसरा है डिस्पोजल की साइट,
वो बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए कि कूड़ा उठा के आपने फेंकना कहाँ पे। उन तीनों पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। सही, तो बहुत ज़बरदस्त है, गुड लक कहना चाहेंगे आपको। और जहाँ कहीं हमें शिकायत तक वो पहुँचा सकते हैं जी, ज़रूर जी। आपके इलाके में अगर सफाई नहीं हो रही, वैसे तो आपसे हेल्पलाइन नंबर भी शेयर कर दिया है, आप पिक्चर्स हम तक भेजेंगे तो हम सीईओ साहब तक भेज देंगे, लेकिन ज़रूर अपना पार्ट प्ले करना है। फिर हम किसी पे तनकीद करें तो समझ आती है, आप खुद अगर गंद मचा के रखेंगे, बाकियों को तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। सर, लाहौरियों के लिए मैसेज मेरा सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप अपना गार्बेज अपने घर से फेंकते हैं, काइंडली उसको किसी शॉपिंग बैग में डाल के फेंकें। अगर आप देखें तो आजकल हर सुपरमार्केट में बड़े बड़े बैग्स मिलते हैं, गार्बेज बैग्स मिलते हैं, बिन बैग्स मिलते हैं, उसमें डालें। उससे कलेक्शन भी आसान है, उसमें आखिरी डिस्पोजल भी आसान और गंदगी भी नहीं फैलती है, फैलती नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे नाज़रीन। एक बहुत बड़ा इशू जो कि अब डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही 4-5 बजते हैं अब हम देख रहे हैं कि जी अंधेरा जल्दी होना शुरू हो जाता है, तो लोगों को इस कदर मसाइले शहर में आवारा कुत्तों की भरमार होती चली जा रही है। और ये आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं जी। बहुत ज़्यादा इलाकों में डॉग बाइट्स के वाक़यात भी हो चुके हैं। अब आवारा कुत्तों से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, ये काम किसका है जी इनका खात्मा करना। इसके लिए एक प्रॉपर हिकमत अमली बनाई गई थी, शूटर्स तैनात किए गए थे। फिर शूटर भी नहीं, फिर कहा गया था कि इनके लिए एक अलहदा से जगह इनको मुंतकिल किया जाएगा। टाइम टू टाइम ये हिकमत अमली हमारे सामने आती रही, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आवारा कुत्ते शहर की गलियों में इस तरह से मंडला रहे हैं कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ इलाकों में हो भी रहा है, जो हमारे तक रिपोर्ट होते हैं हम आप तक पहुंचा भी देते हैं। अब जी इसके लिए आपको मैं ये बताती चलूँ, जो स्टडी की गई है उसके मुताबिक जी एक मेथड इस्तेमाल किया गया था इंटरनेशनल पॉपुलेशन जज करने का। तो शहर लाहौर में कुत्तों की कोई 70,000 आबादी थी और सबसे ज़्यादा डॉग बाइट का डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड भी हुआ। फिर इसके बाद जी आपको ये भी बताएं कि लाहौर में रोजाना 30 से 40 केसेस जो हैं वो काउंट किए जाते हैं डॉग बाइट के। अब ये कितना खतरनाक है, और मुतासिरीन में ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। सो बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं। अस्पतालों में अगर आए तो वहाँ आपको फौरी तौर पर पता नहीं चलता कि कुत्ता काटे के लिए जो इंजेक्शन मौजूद है। जाहिद साहब ने हमारे साथ ये भी खबरें शेयर की थी कि इंजेक्शन ही मौजूद नहीं होता, कि अगर किसी इमरजेंसी की सूरत में आप किसी बच्चे को, किसी शख्स को लेकर आते हैं जो कि कुत्ता काटने से मुतासिर होता है, तो यहाँ पे वो भी सिस्टम मौजूद नहीं है। तो लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? सबसे पहले इंतज़ामिया की गफलत नाअहली, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। फिर अस्पतालों में जाकर आपके पास इलाज मुआलजे का कोई सिस्टम नहीं। सो अब इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। और इन वाक़यात पर अभी हमने बात की, तो इंशाल्लाह आगे चल के हम आपको एक फॉलो अप भी देते रहेंगे कि इसके बाद किन किन इलाकों में, अगर आपके इलाके में है तो आप भी हमें हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज या वीडियोज़ भेज सकते हैं, ज़रूर हम अपने शो में भी चलाएँगे। खैर, अब ये है जी, इसके लिए प्रॉपर काम तो किया जा रहा है, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा, आम शहरी से कैसे महफूज रहे, ये चीज़ें जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल एनिमल और क्लिनिकल साइंसेज UVAS प्रोफेसर डॉक्टर आसिम खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है आवारा कुत्तों को मारने का। सेकेंडली, जो लोग इससे मुतासिर हो जाए फिर उनका इलाज कैसे मुमकिन होता है? आप बहुत बहुत शुक्रिया सिटी 42 का मुझे मदऊ करने के लिए। देखिए, हम जो इंटरनेशनल एक इदारा है WHO के अंडर काम करता है, GARC ग्लोबल अलायंस फॉर रेबिस कंट्रोल, हम उसके सिग्नेटरी हैं। इसी तरह बहुत सारे मुल्क उसके सिग्नेटरी हैं। वो पूरी दुनिया को गाइड करता है कि आपने किस तरीके से रेबिस के केसेस को कंट्रोल करना है और एनिमल्स की पॉपुलेशन यानी डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। इसमें एनिमल की वेलफेयर बहुत जरूरी है। किलिंग ऑफ द एनिमल इज नॉट अलाउड एनीवेयर। दैट इज माय पॉइंट ना, कि शूटर मार दें और शूटर्स को हम मुतहरिक कर दें, ये पॉइंट नहीं है। इस पॉपुलेशन को कम करने के लिए भी तो कोई एक हिकमत अमली होगी ना। इसके लिए पंजाब कैबिनेट से पॉलिसी, हमारी यूनिवर्सिटी ने इसमें बहुत ज्यादा कलीदी किरदार प्ले किया। इसमें पंजाब कैबिनेट से बर्थ कंट्रोल पॉलिसी फॉर डॉग्स अप्रूव हो चुकी है, जिसके तहत के जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उन्हें कैस्ट्रेट या डीसेक्ट किया जाएगा, उनको वैक्सीन करके दोबारा छोड़ दिया जाएगा। सही, यही तमाम दुनिया में इंटरनेशनल प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिन मुल्कों ने इस पे काम किया है वहाँ पे डॉग पॉपुलेशन भी कम हो गई है और रेबिस के केसेस भी कम हो गए। सही सही। अब हमें बता दें कि इलाज क्या है कुत्ता काटे का, अगर खुदा न खास्ता। जी,
देखिए जी, रेबीज एक ला इलाज बीमारी है। इसको अगर किसी शख्स में या किसी जानवर में इसकी अलामात आ जाएं तो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इलाज नहीं है। वो अनफॉर्चुनेटली वो जानवर या इंसान वो फौत हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये 100% इस बीमारी से बचा जा सकता है हिफाजती टीके लगवाने से, वैक्सीनेशन करवाने से। अच्छा। अब जो पाकिस्तान में डेथ होती हैं वो उन लोगों की डेथ होती है जो बर वक्त वैक्सीन नहीं करवाते किसी भी वजह से, वरना जो लोग वैक्सीन करवा लेते हैं उन्हें 100% प्रोटेक्शन। अच्छा, वो कहते हैं ना कि फौरी तौर पर अगर आपको कुत्ता काटा है तो आपने वो जो 7-8 टीके हम सुनते हैं, क्या वो आप वो जिक्र करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, वो वैक्सीन के इंजेक्शन होते हैं, तकरीबन 5 लगते हैं। वो आपके डॉक्टर बेहतर डिसाइड करेंगे कि आपको अगर पहले टीके लग चुके हैं तो दोबारा कितने लगने चाहिए। तकरीबन और ये हर एज ग्रुप के लिए लाजमी है है डॉक्टर साहब? ये हर एज ग्रुप के लिए लाजमी है? देखिए जी, इससे किसी भी बच्चे को या शख्स को अगर कुत्ते ने, जो कि हिफाजती टीके जिस कुत्ते को नहीं लगे वो काटता है, तो ये वैक्सीन लगनी लाजमी है। इसमें दूसरी और कोई राय नहीं। और मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि सिर्फ रेबीज उन लोगों को होती है जो हिफाजती टीके नहीं लगवाते। जो लोग वक्त पे हिफाजती टीके लगवा लेते हैं वो 100% प्रोटेक्टेड रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो WHO की फिगर्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 2000 से 5000 इंसान हर साल पाकिस्तान में रेबीज से मरते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत हाई रेशो है ये, और हम इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में स्कूल लेवल पे एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें से 90% जो विक्टिम्स होते हैं वो बच्चे होते हैं। वो डॉग्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं या उन्हें प्यार करते हैं, और फिर वो अपने आप को बचा भी नहीं सकते अगर कोई जानवर अटैक करे। बिल्कुल, तो लिहाजा बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीन इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल आपने सही कहा। मैसेज कुछ देना चाहेंगे आप देखने वालों को भी, पेरेंट्स को भी, कि ऑब्वियसली अब रोकथाम तो करनी है, कुछ एहतियात हमने भी करनी है, और अगर कुछ ऐसा वाकया हो जाए तो फौरी तौर पर वो फर्स्ट एड जो कहते हैं वो क्या होनी चाहिए? जी, अगर किसी को इत्तफाकन कोई डॉग या कैट बाइट को भी वैसा ही आप डेंजरस कंसिडर कीजिए, क्योंकि वो भी वही कम्युनिटी शेयर करते हैं जो कि डॉग है। लिहाजा अगर किसी शख्स को, किसी बच्चे को डॉग बाइट हो जाती है तो फौरी तौर पे उसे पानी से धोएं, तकरीबन 15 मिनट तक साबुन से, या कोई घर में आपके पास किसी किस्म का एंटीसेप्टिक मौजूद है, आप उसे तकरीबन 15 मिनट तक पानी के नीचे रखें और मुसलसल धोते रहें। जब ये आप फर्स्ट एड कर लें तो उसके बाद फिर आप लाजमी डॉक्टर के पास जाएं, और अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है किसी जिस्म के हिस्से से, उसे दबा कर रखें ताकि वहाँ ब्लीडर ना हो, और उसे धोते रहें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर आसिम साहब मौजूद थे, और फर्स्ट एड भी उन्होंने बता दी क्या होगी, और इसके साथ साथ उन्होंने भी बता दिया कि किस तरह से एहतियात बरतनी है। रिक्वेस्ट सबसे पहले पेरेंट्स से मैं ये करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को खुद देखें कि आप घर से छोटे बच्चे को कैसे बाहर निकलने दे सकते हैं। इतने अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, बच्चों को कोई उठा कर ले जाता है, इस तरह के वाक़यात तो एक जगह, अब ये जो हर जगह आपको आवारा कुत्ते नज़र आ रहे हैं। सो इस परेशानी से बचने के लिए आपको एहतियात ज़रूर करनी है और इस चीज़ का ख्याल रखना है। गैर ज़रूरी तौर पर बच्चों को, छोटे बच्चों को तो ज़रूरी भी अपने घर से ना निकलने दें, यही एहतियात लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ। इसी के साथ ही आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। लेकिन साथ ही साथ जो आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे, डेंगू केसेस मौसम की तब्दीली के बाद भी बढ़े हैं, तो इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि स्मॉग अब कंपैरेटिवली बेहतर है, डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं। सो ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।